नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल। बाजार में चाहे कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, म्यूचुअल फंड्स पर निवेशकों का भरोसा बना हुआ है और इनफैक्ट बढ़ता जा रहा है। एसआईपीज और रिटेल निवेशकों की भागीदारी रिकॉर्ड स्तर पर है। दिसंबर में एसआईपी इनफ्लो 31,000 करोड़ के पार पहुंचा था। हालांकि जनवरी के नंबर्स का भी इंतजार है। और क्या ये भरोसा ऐसे ही कायम रहेगा और बाजार की आगे चाल कैसी रहेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूटीआई एएमसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फंड मैनेजर इक्विटी अमित प्रेमचंदानी मौजूद हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा इस बार इकोनॉमिक सर्वे में निकल कर आया कि एफआईआई से ज़्यादा अब डीआईआईएस की हिस्सेदारी है। क्या ये भारतीय बाजार में पिछले 5 साल में जो हुआ है, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है और क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा आपके हिसाब से? गुड आफ्टरनून अनुज जी। आपको पता है कि इक्विटी एज अ परसेंटेज ऑफ सेविंग्स हमारा काफी कम था, लो सिंगल डिजिट में था फॉर द लास्ट डिकेड। ये शेयर बढ़ता गया है, पर अभी भी हमारा शेयर एज अ परसेंटेज ऑफ सेविंग काफी कम है एज कम्पेयर टू द डेवलप्ड मार्केट्स। एसआईपी एक ऐसा तरीका है जहां हम देखे हैं कि एक आदत पड़ गई है लोगों को अपना एसेट एलोकेशन इक्विटी में शिफ्ट करने की। इस साल लगभग एवरेज एसआईपी अगर आप देखें करीब 28 से 29,000 करोड़ एवरी मंथ आ रहा है। लास्ट मंथ का नंबर आपने बताया, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर जो 24 से 25,000 करोड़ हर महीने आ रहा था। करीब करीब 15% इंक्रीज है। अगर एसआईपी का ओवरऑल साल का इनफ्लो देखें तो करीब 3 लाख करोड़ से ज्यादा होने वाला है इस साल, जो कि 5 साल पहले और कोविड के पहले लगभग 1 लाख करोड़ था। सो करीब 3 गुना एसआईपी इनफ्लोज में बढ़ोतरी हुई है पिछले 6 सालों में। ये एक टेक्टोनिक स्ट्रक्चरल ट्रेंड हमें लग रहा है, बिकॉज एसेट एलोकेशन चेंज हुआ है इन्वेस्टर्स का और सेवर्स का, और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। एज अ परसेंटेज ऑफ सेविंग अभी भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हम लोग काफी अंडर पेनिट्रेटेड है। और इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो लगभग 12 से 14% इंटरेस्ट रिटर्न पिछले डिकेडल रिटर्न्स में लो रिस्क में डिलीवर किया है। इवन लार्ज कैप्स ने डिलीवर किया है। और टैक्स बेनिफिट भी और टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इक्विटी एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छा एसेट क्लास है। डिस्पाइट द चेंज इन टैक्स रूल, अभी भी टैक्स रेट्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर सेविंग ऑप्शन। तो ये टेक्टोनिक और स्ट्रक्चरल शिफ्ट है और ये कंटिन्यू रहेगा। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपको एक नंबर दिखाता हूं हमारे व्यूअर्स को। कुल सेविंग के मुकाबले निवेश शेयर और म्यूचुअल फंड में FY12 में डिपॉजिट्स थे 57.9% और शेयर और म्यूचुअल फंड में वो नंबर था 1.8% का। और FY25 में ये तीसरी प्लेट है, इसको प्ले करिएगा। FY25 में डिपॉजिट हैं अब हम 35.2% पर और शेयर और म्यूचुअल फंड में ये नंबर आ गया है अब करीब करीब 15.2% पर। तो 1.8% से हम, हाँ ये वाला प्लेट, 1.8% से हम 15.2% पर आए हैं। लेकिन अगर आप बाकी डेवलप्ड मार्केट से कंपेयर करें तो अभी भी डिपॉजिट्स का आंकड़ा जो है वो कहीं ज़्यादा है और म्यूचुअल फंड और शेयर्स का आंकड़ा उससे कम है। ये जो 15% है, क्या ये आगे जाते हुए डिपॉजिट्स को क्रॉस कर सकता है? इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी क्या अमित जी? लॉन्ग टर्म ट्रेंड में क्रॉस कर सकता है ऐसा कोई, अगर आप डेवलप मार्केट्स में देखें तो डेवलप मार्केट्स में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी म्यूचुअल फंड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 100% से ज्यादा भी है किसी किसी डेवलप मार्केट में। इंडिया में अभी भी ये स्तर काफी कम है। और डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड्स का एक धारणा है कि म्यूचुअल फंड्स में अगर सेविंग बढ़ रही है तो डिपॉजिट्स का क्या होगा। बट अगर फ्लो सिस्टम में है और फॉर्मल फ्लोज हैं सेविंग्स के, तो फाइनली वो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही मूव होते हैं। तो फाइनली जो फ्लोज म्यूचुअल फंड में भी आते हैं वो बैंकिंग सिस्टम के डिपॉजिट्स में कहीं ना कहीं से रिफ्लेक्ट करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि हम ये टर्म डिपॉजिट जो क्वालिटी ऑफ डिपॉजिट है वो चेंज होता है, जो चेहरा है डिपॉजिट का वो चेंज होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो 100 रुपीज सेव हो रहे हैं वो सिस्टम से बाहर जा रहे हैं।
म्यूचुअल फंड में भी अगर सेविंग्स आ रही है तो फाइनली बैंकिंग सिस्टम के थ्रू ही आती है और फाइनली डिप्लॉय भी बैंकिंग सिस्टम में हो रही है, पर एक अलग चेहरे के थ्रू होती है। और ये जो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स एंड परसेंटेज ऑफ जीडी म्यूचुअल फंड है, ये ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे चल के म्यूचुअल फंड का शेयर डिपॉजिट से ज़्यादा हो सकता है। म्यूचुअल फंड का शेयर डिपॉजिट से ज़्यादा हो सकता है। अच्छा, एक चीज़, अब इस मार्केट में आपके हिसाब से आउटलुक क्या है इंडियन इक्विटीज़ के लिए? करंट वैल्यूएशंस देखते हुए, अर्निंग्स देखते हुए, ग्रोथ ट्रैजेक्टरी देखते हुए, यहाँ से मार्केट को लेकर अब आपका क्या आउटलुक है? तो पिछले 1 साल में मार्केट और पिछले 18 महीने में मार्केट ने एक 4 साल के बुल रन के बाद थोड़ी वॉलेटिलिटी देखी गई है। पर अगर आप वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखें वो भी 10 से 15 के बीच में ही है। कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। इवेंट ड्रिवन वॉलेटिलिटी देखी गई है बट ब्रॉडली वॉलेटिलिटी ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। हाँ, मार्केट में रिटर्न्स फ्लैटिश हो गए हैं। रिटर्न्स लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा आए हैं। मिड एंड स्मॉल कैप, स्पेशली स्मॉल कैप ने नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 18 महीनों में। सेक्टर लेवल पे भी बहुत सारे डाइवर्जेंस हैं। मेटल सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, वहीं रियल एस्टेट या आईटी सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। अ, हमें लगता है लार्ज कैप कंटिन्यू करेंगे अपना आउट परफॉर्मेंस। मिड कैप की अर्निंग नंबर्स ठीक-ठाक आए हैं। दोनों लार्ज कैप और मिड कैप के अर्निंग्स नंबर ठीक-ठाक आए हैं। बट वैल्यूएशन मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी भी महँगी है, अगर आप हिस्ट्री से कंपेयर करें, स्पेशली स्मॉल कैप में। जब नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ और कम होता है, तो वो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के पीएनएल में भी दिख जाता है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ भी फिर कम हो जाता है। और जब नॉमिनल जीडीपी कम होता है, तो उसका असर स्मॉल कैप, मिड कैप में ज़्यादा दिखता है, नेगेटिव असर एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप। अ, आप अगर ट्रेंड देखें तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में थोड़ा रिवाइवल आने की संभावना है अगले साल। गिवन इन्फ्लेशन 1 डेढ़% से कम से बढ़ के 2 से 4% के बीच में जाने की संभावना है। तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा तो नॉमिनल रेवेन्यू ग्रोथ भी कंपनीज़ का बढ़ेगा। बट जहाँ तक मार्जिन का सवाल है, मार्जिन के बढ़ने का की संभावना अभी काफ़ी कम है। हम लोग काफ़ी एलिवेटेड मार्जिन लेवल्स पे थे 2024-25 पे, वहाँ से मार्जिन बढ़ने की संभावना कम है। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी वोलेटाइल और अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में हैं और इंडिया जनरली कमोडिटी इंपोर्टर है। अगर आप ऑयल को भी अगर अ, नज़रअंदाज करते हैं, जो कि ज़्यादा इन्फ्लेट नहीं हुआ है, बट स्टील, एल्यूमीनियम और जो भी रेयर अर्थ रिलेटेड कमोडिटी इश्यूज़ हैं, वो मैन्युफैक्चरर्स को और हमारी इंडस्ट्रीज़ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो मार्जिन पे अभी भी रिस्क है, हमें लगता है मार्जिन एक्सपैंड नहीं होगी। इसलिए अर्निंग ग्रोथ जो है वो करीब 10-12% के बीच में ही रहेगा। एज़ ऑफ नाउ एफवाई 27 का अर्निंग ग्रोथ एक्सपेक्टेशन 17% है, 16 से 17% है। हमें लगता है ये एज़ साल आगे जाएगा, ये थोड़ा कम होके 12 से 14 के बीच में आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन है। अभी तक जो 9 महीने के अर्निंग्स रिपोर्ट हुए हैं, इस क्वार्टर के अर्निंग्स में लेबर कोड का इम्पैक्ट है। अगर आप लेबर कोड के इम्पैक्ट को नज़रअंदाज करें या उसको एडजस्ट करें, तो अर्निंग ब्रॉडली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन हुई है। बैंक्स की अर्निंग्स अगर आप देखें या ऑटोमोबाइल सेक्टर की अर्निंग देखें, तो उसमें एक्सपेक्टेशन से बेटर अर्निंग्स हुई हैं। लेकिन अगर आप कंज्यूमर स्टेपल्स की अर्निंग देखें, तो काफ़ी मिक्स्ड ट्रेंड है। अगर आप रियल एस्टेट की अर्निंग देखें, तो लॉन्च पाइपलाइन में गिरावट आई है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत इम्पैक्ट हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर को। अगर आप सीमेंट सेक्टर की अर्निंग देखें, तो अगेन वोलेटाइल है। मेटल सेक्टर की अर्निंग इस क्वार्टर नंबर्स उतने अच्छे नहीं आएँगे, बट अगले क्वार्टर संभावना है कि मेटल सेक्टर की अर्निंग में रिवाइवल आएगा। ओएमसीज़ की अर्निंग बहुत अच्छी रही है, व्हाइल जो अपस्ट्रीम ऑयल कंपनी है उसमें थोड़ा प्रेशर देखा गया है। सो एक मिक्स्ड पिक्चर है, सेक्टर लेवल पे काफ़ी डाइवर्जेंस है। तो हमें लगता है कि मार्केट आगे चल के लार्ज कैप ओरिएंटेड जो लास्ट 1 साल का जो हमने देखा है वही कंटिन्यू रहेगा। मिड कैप एंड स्मॉल कैप की वैल्यूएशन अभी भी महँगी है और अर्निंग ग्रोथ अभी भी 12-14% से ज़्यादा की संभावना हमें अगले साल नहीं लग रही। तो इसीलिए आप हमें लगता है लार्ज कैप इज़ अ बेटर वे टू प्ले और पार्टिसिपेट इन द इक्विटी मार्केट्स।
ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ अमित जी जुड़ने के लिए, और अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली आगे और बात करेंगे आपसे। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे हैं हम इस नोट पर, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करेंगे हम फिरोज़ अजीज़ के साथ। लार्ज कैप फंड्स में किस तरीके से अब इन्वेस्ट करें, और जो कॉस्ट एंड वैल्यू इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग है उसको कैसे अप्लाई करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। ब्रेक के बाद फिरोज जी के साथ डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक म्यूचुअल फंड शो में। अब हमारे साथ जुड़े हैं आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज़। फिरोज जी, गुड आफ्टरनून। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर ऑब्वियसली जिस तरीके से दुनिया बदलती है उसी तरीके से पैनी नज़र रखते हैं फिरोज जी। फिरोज जी, एक सवाल आपसे, जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आया निकल कर, कि जो हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में ट्रेडिशनल तरीके से, दैट मे नॉट बी इनफ फॉर ऑप्टिमम लार्ज कैप एक्सपोजर। इससे क्या मतलब है? कैसे, अगर लार्ज कैप फंड के थ्रू लार्ज कैप का एक्सपोजर ना लें तो कैसे लें फिर? अनुज सर, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, लार्ज कैप में अगर मुझे अपने ओवरऑल 100 रुपए अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाले हैं, और अगर मुझे 60 रुपए लार्ज कैप में चाहिए और 40 मिड और स्मॉल कैप में चाहिए, तो जाहिर सी बात है, एक तरीका होगा कि यार 40-60% लार्ज कैप फंड कैटेगरी में डाल। बट एक चीज हमने देखी कि यार लार्ज कैप कैटेगरी में निफ्टी को बीट करने की संभावना भी कम थी, और जो बीट करते हैं वो भी कम मात्रा में बीट करते हैं। ये हमने स्टडी की थी लास्ट 15 साल की, स्पेशली 2018 के बाद वाली की तो ज्यादा सीरियसली, आफ्टर डी क्लासिफिकेशन और डी क्लटरिंग ऑफ ऑल द कैटेगरीज। तो ये जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अनुज सर। लार्ज कैप, जैसे आपके प्रीवियस गेस्ट को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लार्ज कैप में ज्यादा रहे, बट लार्ज कैप कैटेगरी में ज्यादा ना रहे, क्योंकि उधर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आती। तो उसको किस किस माध्यम से आप अपने 60 रुपए लार्ज कैप में ला सकते हैं। पहले एक साइड पे हम लिखते हैं कि कौन सी कैटेगरी में अधिक मात्रा में लार्ज कैप है। लार्ज कैप फंड में तो है ही, फ्लेक्सी कैप में है, मल्टी कैप में है, मिड कैप में भी थोड़ा लार्ज कैप होता है। ये 3 कैटेगरीज, एंड स्पेशली दूसरे वैल्यू फंड्स जो है उसमें, डिविडेंड यील्ड फंड्स में भी काफी लार्ज कैप होता है। तो ये 4-5 कैटेगरी जो मैंने बताई, उसमें लार्ज कैप की मात्रा 60-70% भी है, एक्सेप्ट द मिड कैप कैटेगरी। तो इनके मिश्रण से, जैसे आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो में सिर्फ एक लार्ज कैप स्कीम है 14 में से, तो 13 तो लार्ज कैप स्कीम है नहीं। बट अगर मैं पूरे 14 डब्बों को खोल के पूरों को एक समेत देखता, तो ऑलमोस्ट अबाउट 57% to 58% लार्ज कैप। So how do you participate in large cap? By using flexi cap, multi cap, and some degree of value and dividend yield funds. इसमें ब्रेकअप क्या रखें, या कोई ऐसा कोई रूल नहीं है? मतलब अगर आप इन तीनों में अलग अलग फिर इन्वेस्ट करना है तो? सॉरी आंसर थोड़ा सा कट गया था सवाल, तो मैं पूछ रहा हूँ कि फिर ये जो अलग अलग सब कैटेगरी आपने बताई, इनमें ब्रेकअप कैसे करें? इसका भी कोई रूल है क्या? है अनुज सर, डिपेंड्स ऑन एक क्लाइंट की या इन्वेस्टर की स्थिति पे निर्भर है। अगर आपके पास एक के पैसे हैं, तो आप फ्लेक्सी कैप सीधे खरीद लें तो ऑटोमेटिकली 60-65 लार्ज में आ जाएगा, मिड कैप स्मॉल कैप भी आ जाएगा। सो आई थिंक पहले एक फंड के पैसे हो तो आप फ्लेक्सी कैप खरीदें, दूसरे के हो तो लार्ज कैप खरीदें, तीसरा का हो तो आप मल्टी कैप खरीदें। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आप अपनी एसआईपी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इट विल बी अ गुड स्ट्रेटजी, which is future built rather than past built. ओके, चलिए अब आते हैं एक और दूसरा टॉपिक जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड वैल्यू इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ? यस अनुज सर, देखिए, अब काफी बार ऐसा होता है कि हम ये दुविधा में रहते हैं कि मैं डायरेक्ट करूं या रेगुलर करूं। मेरे क्लाइंट भी काफी दुविधा में रहते हैं, यार रेगुलर करता हूं तो फी ज्यादा लगती है, कॉस्ट ज्यादा लगती है। ऑफ कोर्स आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड को कमीशन आती है, क्या मैं डिस्ट्रीब्यूटर को हटा के डायरेक्ट जाऊंगा तो मेरी इनकम बढ़ेगी? तो इस दुविधा को आंसर करने के लिए ये टॉपिक है। मैं आपको बताता हूं कि कैसे हमने निर्णय लिया कि कॉस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जहां वैल्यू ज्यादा हो। जैसे मैं, हर दिन हम डिसाइड करते हैं यार, सबसे सस्ता लूं या सबसे महंगा लूं। हर हर जिंदगी में बहुत सारे निर्णय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं फ्लाइट टिकट खरीदता हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कहां से खरीद रहा हूं। इंडिगो की फ्लाइट टिकट खरीद रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मेक माई ट्रिप में खरीदूं या क्लियर ट्रिप में खरीदूं, मुझे जहां सस्ती मिल जाएगी वहां खरीदूंगा।
राइट? टर्म प्लान खरीदूंगा तो जहां मुझे सबसे सस्ता मिलेगा वहां खरीदूंगा, राइट? अगर मैं हाउसिंग लोन लूंगा, जहां मुझे सबसे कम ब्याज मिलेगा वहां लूंगा, क्योंकि आउटपुट में फर्क नहीं। बट अगर मुझे क्रिटिकल हेल्थ केयर, बाईपास सर्जरी करानी है, तो मैं सबसे सस्ता डॉक्टर नहीं ढूंढूंगा। अगर किसी ने मेरे पर क्रिमिनल केस फर्जी वाला कर दिया है, तो मैं सबसे सस्ता लॉयर नहीं ढूंढूंगा। वेल्थ मैनेजर भी सबसे सस्ता हमेशा अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं है। दैट इज वेयर वैल्यू लाइज। तो म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट और रेगुलर की जो डिबेट है, तो हमने ये देखा कि बेस्ट फंड लार्ज कैप में और वर्स्ट फंड लार्ज कैप में 5% का अंतर है। ओके, फ्लेक्सी कैप में 6% का अंतर है, मल्टी कैप में 7% का अंतर है। तो लोग कहते हैं मैं 80 पैसे बचा लेता हूं। फंड सिलेक्शन की वैल्यू के हित में जाएं, ना कि कॉस्ट में, क्योंकि आउटकम बड़ा अंतर है। एक एग्जांपल देता हूं। लास्ट 2013 फर्स्ट जनवरी को सेबी ने नियम लाया था डायरेक्ट का। उस दिन से अब तक की बेस्ट स्कीम रही है निप्पॉन स्मॉल कैप, जिसमें ऑलमोस्ट उसके वर्स्ट स्कीम से 1100% ज्यादा रिटर्न दिया है। 1100% ज्यादा रिटर्न दिया है सबसे वर्स्ट स्कीम से। तो स्कीम सिलेक्शन में वो 80 पैसा, यू शुड लुक फॉर द बेस्ट स्कीम सेलेक्टर rather than the cheapest option, is the point being made. तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जब आप स्टॉक्स, लेकिन इसमें कई बार हम ये भी कहते हैं कि फिर कि पास्ट रिटर्न्स आर नॉट द बैरोमीटर फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। Absolutely, past performance is not a barometer for future performance. इसीलिए अब जैसे मैं आनंद राठी वेल्थ की उदाहरण देता हूं। मेरे मेरे कोलीग्स हैं 22 लोग जो सिर्फ म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं, राइट? तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस तो एक आदमी देख सकता था, 22 लोग क्यों लगा रखे हैं एक लिस्टेड कंपनी ने? सो एग्जैक्टली व्हाई, अगर 22 लोग लिख के आपको अच्छी स्कीमों में डाल सके तो कॉस्ट रिकवर हो जाती। बट अगर आप किसी की हेल्प नहीं ले रहे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं, तो जरूर आपको डायरेक्ट करना चाहिए। अगर आप किसी की मदद लें और अच्छा कोई बंदा मिले जो आपको अच्छी स्कीम सेलेक्ट कराए, तो 70-80 पैसे की कॉस्ट सेविंग में मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। यही आंकड़े कहते हैं। बहुत शानदार। एक आखिरी चीज़ आपसे पूछूंगा, ये अभी हम कुछ देर पहले अमित जी के साथ भी डिस्कस कर रहे थे। म्यूचुअल फंड एज फाइनेंशियल एसेट कोविड तक 5% थे, अब वो आंकड़ा बढ़कर 11% पर आ गया है पिछले एक साल में। लेकिन हमने काफ़ी मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस देखी है, तो इसके लिए वो मामला मोर और लेस स्टेबल रहा है 10 और 11% के करीब। अब ये यहाँ से नंबर बढ़ेगा या कम होगा आपके हिसाब से? अनुज सर, ये नंबर को एक चीज न्यूट्रलाइज नहीं करती मार्केट, उसको मार्क टू मार्केट में न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। ओके, इसीलिए वो डिपॉजिट कम लगते हैं, क्योंकि डिपॉजिट में कोविड के बाद मार्क टू मार्केट 17% की कंपाउंडेड नहीं आई है। सो ये जो 5 से 11 का जो आंकड़ा है, उसमें से मार्क टू मार्केट न्यूट्रलाइज करता हूं तो 7.3 पे पहुंच मेरे हिसाब से, राइट? क्योंकि डिपॉजिट तो ग्रो हो रही है, स्मॉल सेविंग स्कीम 7% पे ग्रो हो रही है, सुकन्या समृद्धि योजना या जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है वो सब 7-8% पे ग्रो हो रही है। और ये फाइनेंशियल एसेट आपको अगर कोविड के बाद देखूं तो 17-18% पे कंपाउंड हुई है FY21। सो दैट इज वन रीजन। बट फाइनेंशियलाइजेशन हो रही है। अभी मैं किसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट की जो सेंट्रल बैंक की गोल्ड होल्डिंग बढ़ी है। गोल्ड होल्डिंग बढ़ी है मानता हूं, बट उसको मार्क टू मार्केट से न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना। सदियों से गोल्ड दुनिया में है, हजारों करोड़ों साल से 1700 पे था डॉलर, आज अगर 5,000 पे है, तो उसको न्यूट्रलाइज करके एक्चुअल नेट परचेज देखनी चाहिए। सो बट यस, फाइनेंशियलाइजेशन इज हैपनिंग। अभी कुछ हुआ ही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि डिपॉजिट्स आर स्टिल 57%, जैसे आपने ग्राफिक्स चलाई। एंड ये तो फाइनेंशियल एसेट्स की बात हो रही है। हमारे पास 240 लाख करोड़ के गोल्ड है आरबीआई के डेटा के हिसाब से हाउस होल्ड्स के पास। दूसरा, फिजिकल एसेट्स 41%, विच इज अनदर 425 लाख करोड़ है। उसके आंकड़े के साथ मैं इक्विटी कंपेयर करता हूं तो क्लोज टू 6% आता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स दोनों मिला। ओके फिरोज जी, एक आखिरी सवाल। आपने सिंस गोल्ड की बात की, दिसंबर में हमने मैसिव इन्फ्लो देखे थे गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में। जनवरी तक तो लगा कि अरे वाह, इन्होंने तो फिर भी सही पैसा कमा लिया, लेकिन अब सिल्वर आधा हो गया अपने हाई से। क्या हम यहाँ पर अब सब्सटैंशियल ड्रॉडाउन एक्सपेक्ट करें, या फिर रिडेम्पशन एक्सपेक्ट करें, या फिर लोग, आपको लगता है कि इसको एज बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे?
Anuj sir, ये I can afford to say this to a very learned audience of yours. Actually, सिल्वर मैं कह रहा हूँ काफी 2-3 महीने से सिल्वर ही नहीं है. सिल्वर आज गामा ट्रेडर के हाथ में है. जैसे बैंक निफ्टी पे किसी ने ट्रेड किए थे इंडिया में, उनको फर्क नहीं पड़ता था, जिसको सेबी ने रोक लगाई, उसको कहते हैं गामा स्क्वीज. आज सिल्वर जो 8% 7% डेली मूव करता है, वो सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड की चेंज की परसेप्शन की वजह से नहीं, वो गामा ट्रेडर जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पे बैठे हैं, उस पूरी मार्केट की गामा देखेंगे. गामा इज अ डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट. एआई के जमाने में आई कैन अफोर्ड टू से इट. कोई भी चैट जीपीटी पे जाके गामा स्क्वीज क्या होता है उस पर पढ़ सकता है. सो मेरे हिसाब से सिल्वर आज सिल्वर की वजह से बर्ताव नहीं कर रहा है, वो गामा ट्रेडर रिटेलर को स्क्वीज कर रहा है और उसका फायदा ले रहा है. तो जब तक कि उसकी वॉलेटिलिटी नॉर्मल वॉलेटिलिटी नहीं आ जाती, उसको आप एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट नहीं मान सकते. गोल्ड का भी यही आलम है, बट गोल्ड इज स्टिल नॉट इन द गामा. जैसे इन्फोसिस की एडीआर एक दिन में रात को 35% ऊपर चली गई थी, वो भी गामा स्क्वीज था. ओरेकल 11 सितंबर 2025 में, इंसिडेंटली मैं भी उस दिन यूएस में था, तो 42% एक रिजल्ट पे ऊपर गया था, फिर वापस नीचे आ गया, वो भी गामा स्क्वीज. तो सिल्वर को आज आप थोड़ा ना रखें. अगर आपको सिल्वर खरीदना भी है तो स्टाइगर करके खरीदें. 6-8 महीने में गामा वाले हट जाएंगे, फिर वो सिल्वर अपने सिल्वर की तरह बर्ताव करेगा. लिथियम के साथ भी यही हुआ था. आज लिथियम पीक से 87% डाउन है, बिकॉज जब वो मोमेंटम आता है, गामा वाले आते हैं एल्गोरिथम ट्रेडर, तो गामा को स्कूल करते हैं. ऑलराइट फिरोज सर, थैंक यू सो मच. आज हमारे साथ जुड़ने के लिए मज़ा आया आपसे बात करके, एज ऑलवेज, एंड ऑल द बेस्ट. चलिए, इस शो में इतना ही. आप जुड़े रहिए स्टॉक मार्केट कवरेज के लिए और बाकी न्यूज़ के लिए CNBC आवाज़ के साथ.